चलो पेज नंबर 15, स्वराज्य की नींव। उनके जो राइटर है विष्णु प्रभाकर। ये एक अंक का नाटक, इसलिए उनको साहित्य प्रकार में एकांकी बोला जाता है। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। कहानी यानी कि स्टोरी, कहानी स्टोरी यानी कि वार्ता। उपन्यास का मतलब है नॉवल यानी कि नवल कथा, जो भी साहित्य का भी रूप होता है। और जीवनी यानी कि किसी के बारे में लिखना, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना, तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी। नाटक तो यूँ तो हम पूरे दिन करते ही रहते हैं। नाटक का तो पता है ना आपको। एकांकी, जो एक अंक का नाटक है। संस्मरण यानी कि किसी के बारे में, किसी की यादों के बारे में लिखा गया, उनको संस्मरण बोला जाता है। रेखा चित्र का मतलब है किसी कैरेक्टर के बारे में जो लिखा है, जो हम पढ़ते हैं तो हम उनका जो चेहरा हमें ऐसा नजर आता है जैसे रियल में उनको हम देख रहे हैं, उनके बारे में बोला जाता है रेखा चित्र। यानी कि किसी के बारे में लिखते हम बोल दे कि शहीद भगत सिंह के बारे में, तो जो लिखते हैं तो हमें उनका चित्र दिखाई दे, तो रेखा चित्र बोला जाता है। और संघर्ष के बाद नव प्रभात, डॉक्टर, उनका नाटक है प्रकाश और परछाइयां। 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी। आवारा मसीहा, मसीहा का मतलब है देवदूत। मसीहा, आवारा के पागल, मसीहा का मतलब है देवदूत। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। राष्ट्रीय चेतना, अभी हम हमारे भीतर तो परिवार की चेतना भी नहीं, राष्ट्रीय चेतना की ये बात कर रहे हैं। और साथ साथ समाज सुधार, हमें तो पता ही नहीं, समाज में बिगड़ा हुआ ही नहीं लगता है, तो हम समाज सुधार के बारे में किस तरह लिख सकते हैं? आप लिख सकेंगे। आपको आपकी जो आप में दृष्टि है, ये समाज इतना बिगड़ा हुआ है, इतना ऐसा महंगा रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। तो इस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये सही है कि गलत है। बाद में आपको पता चलेगा ना कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। शादी में इतने खर्चे जरूरी नहीं है, इतने लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके से हो सकती है। लाइफ यानी कि जो जीवन है, जीवन महंगा नहीं है, हमारा जो जीने का तरीका है, हमारे जीने की रीत है, सिस्टम है, वह महंगी। तो यहाँ पर स्वदेश प्रेम, देश प्रेम की जो बात की कि स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। तो स्वतंत्र लेखन जीविका का साधन, ऐसा नहीं है कि बड़ी हार्ड वर्क करोगे तो ही पैसे मिलेगा, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क करो तो ही काम बोला जाता है, लेकिन कुछ नॉलेज बांटने का काम करो और उन्हें लिखना शुरू कर दो। जो यूँ तो आप है कि एक चैप्टर 3 बार पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में भूल जाते हैं। तो जो राइटर है उनको कुछ न्यू क्रिएशन करना होता है। राइटर है वो न्यू लिखते हैं। हमें तो पढ़ा हुआ है, आपने तो कितनी बार पढ़ते हैं, एक बार वर्क में पढ़ते हैं, अभी बाद में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बाद एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे। एक टॉपिक का 3-4 बार रिवीजन होता है, फिर भी आप एग्जाम में भूल जा रहे हैं। और जो राइटर है वो
अपना न्यू क्रिएशन करता है। जो राइटर लिखते हैं वही हम पढ़ना पड़ता है, यानी कि पढ़ते हैं, तो आप फिर भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका यानी कि गुजरान परिवार के लिए साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। तो रोचकता यानी कि किसी को पढ़ना अच्छा लगे वैसी भाषा। कभी कभी हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो ये विष्णु प्रभाकर जी ने ऐसी भाषा में लिखा है कि हमें पढ़ना अच्छा लगे, सरल है, सहज है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। एकांकी जो पात्र है, अभी जो आजादी मिली है उनकी जो सबसे पहले तैयारियां की थी तो लक्ष्मीबाई जैसी स्त्रियों ने की। स्वराज्य के नींव के पत्थर है जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस यानी कि हम सब लोगों के मन में क्या देश प्रेम जगाना है। देश प्रेम कोई सस्ती चीज नहीं है, वो बड़े लोगों में देखने को मिलती। ईमानदारी है वो सस्ती चीज नहीं है, वो बड़े महान ग्रेट लोगों में देखने को मिलती है। सभी के पास उनकी अपेक्षा नहीं रखी जाती। ईमानदारी आप में से यदि मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है तो भी आप में से जो कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनमें भी लाइनें कट कर लिखेंगे, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर भी तो ये तो देश प्रेम की बात है, दूसरों के लिए हमें काम करना है। तो ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम ऐसे विषय पर जो लेखक ने हमें सोचने के लिए या हमें हमारे जीवन में जीने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि विवश कर दिया। तो हम परिवार के लिए को कुछ नहीं हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा होमवर्क कल कर देंगे। सर आज भूल गया, सर मैं कल लेकर आऊंगा। कहने का मतलब है आपको अपने के लिए पहले आप सक्षम बनिए, आपको कैपेबल बनना है, और आपकी वजह से दूसरे लोग जो समाज में खुश होते हैं तो ये आपका तब अपग्रेड है। ऐसा नहीं कि मैं सुखी हो गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये स्वार्थ वृत्ति इंसान को ग्रेट नहीं बना। आप तो खुश है ही, आप तो सुखी है ही, आपकी वजह से कोई और सुखी हो दुनिया में खुश होते हैं, वही आपके जीवन की सफलता है। और ऐसा नहीं कि आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया और 5वां पढ़ रहे और हिंदी में मार्क्स आपने ला दिया, यानी कि आपको मार्क्स मिल गए, अंक मिल गए और बाद में भूल गए। कि कोई शिक्षा नहीं। हिंदी में शिक्षा का मतलब है कि 4 दीवारें, तो उनमें तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बाहर जाकर भी कुछ सीखते हैं, और लाइफ टाइम जो आपको याद रहता है वही शिक्षा है। आप जो वर्गखंड में पढ़ते हैं वो आपका घर जाकर आप जो आपने विद्या पा ली है उनका आपके जीवन में उनका उपयोग किस तरह करते हैं, बड़ों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं। यदि आप कहीं से नाश्ता कर दिया तो आपके पास कागज है तो वह कहाँ पर रखते हैं, ये भी एक शिक्षा का अंग है। पॉल्यूशन का ख्याल रखेंगे, कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ बोना, अच्छी चीजें है, महंगी चीजें नहीं लेकिन अच्छी और सस्ती चीजें, यानी कि जो बहुत अच्छी राइटर की बुक्स है वो किसी को जन्मदिन में भेंट में देना। क्योंकि बुक के अलावा आपका जीवन बदलने की किसी में ताकत नहीं। बुक में ही ऐसी ताकत है, नॉलेज में ऐसी ताकत है कि
तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकता है। तो यहाँ पर जो पात्र है पढ़ने जा रहे हैं स्वराज्य की नींव, यानी कि स्वराज्य नो पायो। मुगलो हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, मुगलो हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। लक्ष्मीबाई के बारे में हमें पढ़ना है, जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। भगा नहीं सके थे लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेनानायक। तो मुझे 20 के क्लास में किसी ने मुझे पूछा मुंदर कौन, मैल है या फीमेल? आपको यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर एक दोनों पात्र, एक जो लक्ष्मीबाई है, मुंदर है और जूही है, और जो स्त्री पात्र है वह स्त्री पात्र है, और तात्या, रघुनाथ राव और सेनानायक वो पुरुष पात्र है। रंगमंच पर सबसे पहले नाटक का भाग है। जो नाटक के बारे में आप सभी को पता है। नाटक का मतलब क्या है? नाटक की व्याख्या શું છે? જે ભજવાઈ શકે તે नाटक, जिनका एक्टिंग किया जा सके स्टेज पर, वही नाटक बोला जाता है। जो तो आप पूरी लाइफ में नाटक ही करते रहते। कालिदास ने कहा, कालिदास के बारे में, कालिदास का नाम तो आपने सुना है ना? जो संस्कृत के बड़े ग्रेट राइटर है, कवि है, पोएट है। तो उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी रंगमंच है, पृथ्वी यानी कि स्टेज है, जीवन नाटक है, और स्त्री और पुरुष उनके पात्र। वही बात जो इंग्लैंड के कवि शेक्सपियर है, उन्होंने क्या कहा? लाइफ इज ड्रामा। जो हम पूरे दिन करते ही रहते हैं ना, लाइफ इज ड्रामा, जीवन एक नाटक है। और कभी कभी उनमें भी हम नाटक में भी नाटक करते हैं। और कुछ तो ऐसा बोलते हैं नाटक, वो नाटक नहीं है, वो नाटक होता है। तो सबसे पहले बोलचाल की जो हमारी भाषा है, आप बोलते हैं कि आपको किसी को कोई कुश्ती में भाग लेना, तो सर को बोलते हैं आज सर हमारे नाटक में भाग ले। वो नाटक होता ही नहीं है, वो नाटक होता है। हाँ, तो यहाँ पर रंगमंच पर इस भूमिका दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती। मंच यानी कि स्टेज। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा। और आपको अपने कभी कभी फिल्मों में देखा है, जो पुलिस और के ड्रेस को खाकी कपड़े के साथ उनके लाल पट्टा होता है पुराने फिल्मों में। अभी नहीं है, अभी रियल लाइफ में अभी ड्रेस में नहीं, लेकिन पुरानी फिल्मों में वो था। तो यहाँ पर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो सैनिक वेश में, वो दुल्हन बनकर नहीं आई, समझ में आया? और सैनिक बनकर आई, सैनिकों की वेशभूषा में। वेशभूषा मतलब वो सैनिक है तो सैनिक का उन्होंने कपड़ा पहना है। राजा होता तो राजा ने सिर पर मुकुट होता है। तो वेशभूषा का मतलब है जैसा अपना पात्र है वैसा अपना कपड़ा पहनना, उनको बोलते हैं वेशभूषा। मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या बनने वाला है, तो आप वही सोचेंगे जो आपके भीतर कैपेसिटी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर भारत के पीएम भी बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, कंडक्टर बैठे, कलेक्टर बैठे, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर प्यून भी बैठे। वो कौन यहाँ पर क्या कौन बैठे वो अपने आप से पूछो। नो दे सेल्फ। अंडरस्टैंड? तो दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर के हर बार दूर चली जाती है। बड़े बड़े राज्यों के नाम जो अंग्रेजों ने
ले लिया। तो झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? उनकी मंजिल यानी कि उनका लक्ष्य था जो अंग्रेजों ने ले लिया है, उनके पास से हमें उनको हरा कर उनके पास से वापस ले लेने, जंग जीतना है और उनको यहाँ से भगाना है। क्या उनका लक्ष्य था, उनकी मंजिल थी। आपने तय कर लिया है आप यहाँ पर क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? तय किया है आपने क्या बनना है? किसने तय कर लिया है? किसने तय कर लिया? आपने क्या तय कर लिया? फार्मेसी करना है। और आपने तो आपने ऑप्शन 2 रखे, 1 नहीं रखे। सर अभी कंफ्यूजन है ना, मैथ्स भी अच्छा आता है, साइंस भी अच्छा आता है, फिर 10th के रिजल्ट नहीं, कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में है। आपको तय कर लेना कि आपको क्या बनना है। और आपकी बात सही है कि 2 ऑप्शन आपके पास दोनों बढ़िया है, लेकिन उनमें से भी आपको एक ऑप्शन अभी से तय करना है। यदि आप तय नहीं कर पाओगे तो आपको देर लगेगी इंजीनियर बनने का, सीए करने का। तो आपको सीए के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? कॉमर्स। तो सही बात। हाँ, इनको पता है कि सीए बनना है तो कॉमर्स करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको भी पता होना चाहिए। आपको यदि आपने तय कर लिया है, हाँ, और अभी तक नहीं तय किया तो आज तय कर लेंगे कि मैं माय एम्बिशन इन माय लाइफ, मैं क्या बनूंगा, मैं यही बनकर रहूंगा। समझ में आता है ना? गोल तो आपका तय होना ही चाहिए। नहीं, यदि गोल तय नहीं है तो पता नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। तय कर लेना, और तय करने के बाद आपको उसी क्षेत्र में पढ़ाई शुरू कर देनी। ये वो करता है, वो क्या करता है, ये अपने लक्ष्य के लिए कुछ जरूरी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या कर दिखाना है, मैं यही कर दिखाऊंगा, मैं यही कर दिखाऊंगी। तो ये आपके लिए जो है वो आपकी लक्ष्य पूर्ति का बहुत बढ़िया हौसला बढ़ाता। तो उनका लक्ष्य है स्वराज्य पाना। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होता है उतनी बड़ी आपकी मुश्किलियां होती। आप छोटा आप ऐसा बोल दें कि मैं पीएम बनने वाला हूँ तो आपकी मुश्किलियां बड़ी नहीं होंगी। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे मैं पीएम बनने वाला हूँ, मैं बड़े से बड़ा प्रोफेसर बनने वाला हूँ, मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ, तो आपकी मुश्किलियां भी बड़ी बड़ी होंगी। लेकिन मुश्किल को भगाना है, आपको अपने लक्ष्य से भागना। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई के मार्ग में हिमालय, यानी कि हिमालय का मतलब है बड़ी बड़ी मुश्किलियाँ। वरना आप सोचेंगे मैं रास्ते में चला जाऊँ वहां पर हिमालय आएगा तो ऐसा होने वाला। यहाँ पर जो हिमालय का मतलब है वो बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े मुश्किलियाँ, और उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। तो एक मुश्किल चली जाती है जीवन में तो दूसरी आती ही है, देर लगती नहीं है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। जूझना मतलब मुश्किल के साथ डटकर उनका मुकाबला करना। जूझना मतलब नाविक यानी कि जो नाव चलाता है। यदि महासागर में हम बैठे हैं नाव में और बहुत बड़ा तूफान आता है और नाविक सो जाए तो क्या, तो हम कैसे बच पाएंगे? वैसा ही हमारे जीवन का होता है, यानी कि हमारे जीवन की जो नाव है, तो हमारे जीवन की गाड़ी, उनका स्टीयरिंग हमारे ही हाथों में है। बाद में हम उनको दूसरों को बोलते हैं ख्याल रखना, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके पास, ख्याल तो आपको ही रखना है, आपको ही रखना पड़ेगा। वरना आप देखते हैं अकस्मात देखते हैं ना, व्हीकल आप चला रहे हैं, वाहन आप चला रहे हैं, तो आप दूसरों को बोलते हैं ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। जीवन की जो गाड़ी है, जीवन की जो नाव है, वो उनके खिवैया भी आप ही है। तो यहाँ पर नाविक सो जाते, देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज का मतलब है जहां पर धरती और आकाश हमें मिला हुआ लगता है, उनको क्षितिज बोलते हैं। सामने देखिए आप खिड़की में से, तो आपको धरती
और आकाश मिला हुआ लगता है, लेकिन रियल में मिला हुआ नहीं। हम वहां पर जाते हैं तो हमें और आगे ऐसा लगता है, लेकिन उनको बोलते हैं साहित्य की भाषा में क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज का मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो धरती और आकाश में मिला हुआ लगता है। तो देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, प्रलय यानी कि बड़ा विनाश होने वाला। लेकिन राव साहब रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। तो राव साहब रक्तमंडल यानी कि जो आसमान है वो लाल सा हो गया है, और राव साहब यानी कि जो बड़े सेना नायक है, सेनापति है, वो कैसा है, ऐसा आराम में मशगूल है। ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय। आजकल लोगों की लाइफ कैसी हो गई है, ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय। इसलिए हमारे जीवन में जो मुश्किलियां है वो बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती। ऐसा बोलते बोलते लक्ष्मीबाई तो आवेश, एक प्रकार का आवेश आ जाता, गुस्सा, और तनिक वो मौन हो जाती। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, बड़े बड़े राजाओं ने अपना राज्य दे दिया था अंग्रेजों को, लेकिन झांसी ने लक्ष्मीबाई ने ऐसा बोला था, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको झांसी मिलने वाला नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने दे दिया, और झांसी की लक्ष्मीबाई ऐसी थी, एक तलवार बाज ऐसी थी, वो अपने पति गंगाधर राव को हरा देती थी। इस जाबाज योद्धा थी, और इसलिए हमें उनको आज पढ़ना पड़ता है, यानी कि हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जीवन में जो मुश्किलें आती है तो डटकर उनका मुकाबला करना है। तलवार से लड़ना नहीं है अभी, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें जीवन में होती ही। चलो, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा का मतलब है दृढ़ संकल्प करना। आज से आप तय कर लेंगे कि कम से कम मैं 3 घंटे लगातार पढ़ने वाला। एग्जाम के वक्त तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको हर रोज एक समय पत्रक बना देना चाहिए कि मैं हर रोज कम से कम 3 घंटे लगातार पढ़ूंगी। किसने आपने समय पत्रक किसने बना लिया है? अभी तो आप हैंड्स अप करते हैं, लेकिन मैं आपका रिजल्ट देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है। हाँ, हर रोज पढ़ना चाहिए। एग्जाम हर रोज पढ़ते रहोगे तो एग्जाम के वक्त ज्यादा पढ़ना या चिंता, आपके टेंशन जो है आपके माइंड पर इफेक्ट करने वाला नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी जान से नहीं दूंगी, लेकिन जान से हाथ से निकल गई। जूही, नहीं, जान से हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। तो जूही उनको बोलती, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? गीता क्या है? किसका? ये यूं तो कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूरे दुनिया में जो इंसान है सभी का धर्म ग्रंथ है। क्योंकि अभी आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी में कहा है, गुजराती में कहा है, उनका हर एक भाषा में ट्रांसलेशन होकर सभी बहुत से देशों में, दुनिया में बहुत से देशों में पढ़ाया जा रहा है। जर्मनी में अभ्यासक्रम में है गीता, और भारत वालों को पता नहीं गीता क्या है, गीता में क्या आता है। सभी मुसलमान जो है इस्लाम कुरान पढ़ते हैं, अच्छी बात है। सभी क्रिश्चियन है वो बाइबल पढ़ते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि जो सभी हिंदू है वो गीता नहीं पढ़ते, वो पढ़नी चाहिए। आप में से किसी ने गीता पढ़ी है?
आप में से किसी ने किताब पढ़ी? 2-3 पेज। गीता में कितने अध्याय है? 12। कितने अध्याय है? 18। गीता में 18 अध्याय। ज्ञान, कर्म और भक्ति। और भक्ति करना कोई कायरों का काम नहीं है। नॉलेज इज पावरफुल। और कर्म यानी कि हार्डवर्क बाद में हमें अपने नसीब का दोष देना। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट है नसीब में नहीं था तो ये क्वेश्चन पूछा ही ना गया। मैंने पढ़ा था तो ना पूछा, जब मैंने जो पढ़ा था वो पूछा नहीं गया। इस तरह दोस्त निकालते रहते। आपको किसने मना किया था इतना प्रश्न पढ़ना छोड़ दो? आप तो सभी पढ़ना चाहिए ना आपको। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का जो त्रिवेणी संगम है वो माँ भगवत गीता है। और भगवत गीता में आफ्टर जो जन्म के पहले आपकी आत्मा क्या होती है, कहाँ होती है, अभी आप क्या कर रहे हैं, भूतकाल यानी कि भविष्य काल में यानी कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, वैसा सब कुछ जो रहस्य है वो भगवत गीता में बताया है। भगवान ने अर्जुन को ये सभी रहस्य जो है वो बता दिया है। तो गीता सभी को पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को पढ़नी चाहिए। वो गीता मानव मात्र के लिए। और जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी ने ऐसा उस वक्त जो उनका अपना ज्ञान बांटा लोगों में, उनके शिष्यों में, तो ये बोला था कि ये जन जन का धर्म है। जन जन का मतलब प्रत्येक जन का। लेकिन आगे जाके एक वर्ग हो गया जैन धर्म, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो सभी लोगों के लिए कही, जन जन के लिए। इस तरह गीता भी है वो जन जन के लिए। लेकिन हमने तो क्या किया, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को तो हमने बांट ही लिया, लेकिन हमने तो भगवान को भी बांट दिया। तेरे भगवान है, मेरे भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान तो एक ही होता है, सबका मालिक। लेकिन ये आपके रियल लाइफ में होना चाहिए, बोलने में नहीं। तभी आप प्रमाण यानी कि विश्वनाथ जो विश्व को चलाने वाला है, जो विश्व के आधार है, विश्वाधार है, उनके बारे में आप उनके साथ आप जुड़ सकोगे। जुड़ना है आत्मा क्या यानी कि ध्यान से हमारे मन और आत्मा को उनके साथ जोड़ देना ही योग है। समझ में आता है? कम खाने से, गम खाने से जीवन में उनका साथ मिलता है, लेकिन ज्यादा खाने से, सो जाने से उनका साथ मिलता है। कम खाना और कभी कभी जीवन में गम खाना, और दोनों बातें हमारे जीवन को बहुत मजबूत बना है। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेले हूँ। लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता आप अकेले? महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? क्यों बाबा गंगादास ने क्या कहा था? मतलब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाबा गंगादास है वो एक भविष्यवेता है, यानी कि जो बड़े बड़े जो ग्रेट लोग हैं उनको ऐसे लोग जीवन में मिल जाते हैं, जो कुछ घटना जो घटने वाली है उनको पहले वो हमें तो बता देता है। ग्रेट लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको बोलेंगे अब आप ध्यान रखना आपके साथ ऐसा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। छुआछूत यानी कि छूत अछूत का जो भेदभाव और ऊंच नीच का भेदभाव, हम ग्रेट है और आप नीच है, मैं ऊंच हूँ आप नीच है, ऐसी
जो हमारे काल्पनिक ख्याल है। हाँ, जन्म से कोई इंसान ग्रेट नहीं होता, बहुत कम लोग जो होते हैं, लेकिन अपने कर्म से लोग ग्रेट बन सकते हैं। भगवान कृष्ण थे, उसी तरह कोई आप बन सकते हैं जन्म से, लेकिन उनसे बढ़कर कर्म से इंसान ग्रेट बन सकता है। समझ में आता? तो ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट, कीप साइलेंस। छुआछूत, हमारे समाज में छूत अछूत का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक हमें स्वराज मिलने वाला नहीं। और जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते। विलास प्रियता यानी कि ड्रिंक एंड एंजॉय, यानी कि सुख उपभोग के साधन के पीछे लगे रहना, भौतिक सुख सुविधा हो, गाड़ी घुमाना, ऐसे में बैठना, सो जाना, शरीर को थोड़ा सा भी दर्द नहीं देना, वह सब विलास प्रियता है। और उनका जो रिजल्ट होता है, उनका परिणाम जो होता है, वो डेंजर होता है। हमें एक दिन बहुत दुख मिलता है। जो अभी तक हमने शरीर को कष्ट नहीं दिया है, तो बाद में एक दिन हमारे शरीर को कष्ट मिलेगा तो हम बहुत बड़े दुखी होंगे। लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा दर्द हमें झेलना होता है, और वह बहुत सहनशील बन जाता है, बहुत भीतर से मजबूत बन जाता है। लेकिन कभी दर्द नहीं झेलता है, वो मजबूत भी बन पाता, वो मजबूर बन जाता, लेकिन मजबूत नहीं बन पाता। जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य। अभी तो हमें मिल गया है, अभी स्वराज्य में मिला है, लेकिन हमें सुराज्य नहीं मिला है। सु यानी कि अच्छा राज्य अभी तक मिला नहीं। चारों ओर आंदोलन हो रहे, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूरी। कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी महंगाई है, और महंगाई तो है ही, लेकिन उनके साथ हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो भी गलत है। इसलिए चारों ओर क्वेश्चन है ना। जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, लोगों के सेवक, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। सेवा, तपस्या और बलिदान। देश के लिए जो हमारे पूर्वज यानी कि जो बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर अभी के समय में जो बलिदान की बात है, तो अपना मस्तक दे देने की बात नहीं। यहाँ पर अभी जो देश के लिए जरूरी, पेड़ लगाना, पॉल्यूशन का ख्याल रखना, वो भी बलिदान से कम नहीं। अपनी खुशियों, यदि देश का अच्छा हो रहा है और हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कभी कर लेना चाहिए। देश को तो फायदा है ना, ये भी सोचना चाहिए। पहले देश है इसलिए हम है, देश के नहीं होते और आतंकवादी यहाँ तक घुस जाते तो हम है सलामत। पहले देश है, बाद में हम। तो देश प्रेम, ये बात करने यानी कि वर्णन करने का कोई देश प्रेम नहीं हो हमारे भीतर बढ़ जाता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ काम करना। कहीं कहीं जो कूड़ा है वो फेंकना नहीं है, पॉल्यूशन का कुछ ख्याल रखना है, और भी बहुत जो बातें हैं। पेट्रोल बिना काम जो व्हीकल है वो नहीं चलाना है, और अपने आप का कहीं पर थूकना मना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बड़े बड़े रिजल्ट देने वाला है। छोटी छोटी बातों का जो ख्याल है वही आपको बड़े बड़े रिजल्ट दिलाने वाला है। लेकिन आप एक मनोवृत्ति क्या हो गई है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं, जो जरूरी है उनको मना कर देते। तो यहाँ पर देश प्रेम की जो बात है वो सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना।
स्वराज यदि ये हमें पाना है तो कुछ प्लानिंग तो करना। आपको यदि नंबर 1 आना है वर्गखंड में तो कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। आपको मकान बनाना है तो आपके पास प्लॉट तो होना चाहिए ना। प्लॉट ही नहीं है तो मकान कहाँ बनाएंगे? अंतरिक्ष में बनाएंगे। स्पेस शटल की तरह। स्पेस शटल यानी कि क्या होता है वो अवकाश में? हाँ, सैटेलाइट जो और भी स्पेस स्टेशन है ना। तो आप इस तरह मकान बना। तो यहाँ पर जो प्लानिंग की बात है, लक्ष्मी भाई ने क्या कहा? तो सबसे पहले भूमिका तैयार करना, लेकिन कुछ प्लानिंग करना किस तरह अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और हमारे जो राज्य है उनके पास से किस तरह वापस लेंगे। तो स्वराज्य के नींव का पत्थर बनना। नींव का पत्थर बनना मतलब पायानो पत्थर बनू। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है, उनके भीतर जो कई पत्थर है वो डट गए। तो हमारे आज हम इस तरह बैठे तो हमारे देश में उस वक्त बड़े बड़े शहीद है, वो उन्होंने बलिदान दे दी देश के लिए। तो इस तरह हम बैठ सकते हैं। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। सफलता मिलेगी या निष्फलता और हमें सोचना नहीं है। दैव यानी कि नशे यानी कि भाग्य के हाथ में है, लेकिन प्रयत्न हमें करना है। पहले प्रयत्न करना है, बाद में हमें नसीब और भगवान पर छोड़ देना है। लेकिन आप में से कई आलसी होते वो बोलते हैं एग्जाम आने वाले भगवान जितना मार्क देने वाले वो देंगे। भगवान कुछ नहीं देते, हमें पढ़कर लाना पड़ता है। तो हाथ में लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार। नींव का पत्थर बनना मतलब पायानो पत्थर बनो, यानी कि कुछ गुड शुरुआत करना। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। कुछ अच्छी तैयारियां शुरू कर देने से हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। शुरुआत हमारी अच्छी। आज आपने तय कर लिया कि मैं कम से कम 3 घंटा पढ़ने वाला हूँ, तो पहले दिन 3 घंटा नहीं और 10 मिनट और ज्यादा पढ़िए। लेकिन आपने आज तय कर लिया मैं 3 घंटा पढ़ने वाला हूँ और आपको 1 घंटे के बाद नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो ऐसी शुरुआत करना नहीं। आपने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया मैं आज से 3 घंटे लगातार पढ़ूंगा हर रोज। तो जो पहला दिन है तो कम से कम 3 घंटे से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट पहले दिन आपने जो संकल्प किया पहले दिन तो पूरा ही होना चाहिए। वो हमारा अधिकार। लक्ष्मी भाई मुस्कुराकर शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है जिस राज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। स्वराज्य की नींव नारी यानी कि स्त्री एक शक्ति है और उनकी जो शुरुआत करती है वो लक्ष्मीबाई अपनी सखियों के साथ करती है, अंग्रेजों के साथ लड़ने की तैयारी। और दुख इस बात का है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। किसी का माइंड बहुत पावरफुल है लेकिन उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी दुख की बात है। और आप तो इस तरह बैठ सकते हैं और इतनी फीस जमा कर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र के कई लड़का लड़की है जो मजदूरी का काम करते हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाते। और एक आप है जो आपको पढ़ाते हैं लेकिन आप में से कहीं पढ़ना नहीं चाहते। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वो मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का मतलब होता है दूसरों के द्वारा हम डिसिप्लिन में रहे। हमारा रिमोट किसी दूसरे के पास नहीं है कि पढ़ने लगो, वो बोले तो हम पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं। हमें तय करना है, कोई हमें कहे और बाद में हम पढ़े।
ये अनुशासन का मतलब है दूसरों के द्वारा हमेशा डिसिप्लिन में रखना, लेकिन ये तो मैं तो यूं कहता हूँ कि आत्मशासन होना चाहिए। आपके भीतर की ताकत आपको डिसिप्लिन में रखती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा का अच्छी तरह बैठ जाए तो ये आप अच्छे बैठे, लेकिन आपके भीतर की जो ताकत है आपको बोले, आपको ये तय करना है, आपको किसी का सुनना नहीं है बैड वर्ड्स। यदि नहीं सुनना है तो हमें वर्कखंड में अच्छी तरह बैठना पड़ेगा। नंबर ज्यादा अंक लाना है तो अपने आप पढ़ना पड़ेगा। ये आत्मशासन है। और हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। आत्मशासन से डिसिप्लिन हो या अनुशासन से, लेकिन डिसिप्लिन होनी चाहिए। आप बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है तो बुरी बात है, तो बुरी बात है। आप ब्रिलियंट है लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है तो भी बुरी बात है। यदि आप ब्रिलियंट नहीं है लेकिन आप में डिसिप्लिन है, आप अच्छे है, तो अच्छी बात। जो पीकॉक आपने देखा है, उनका जो पीछा इधर होता है ना, वो नहीं होता तो कैसा लगता है? बिना उनका पीछा वो कैसा लगता है? तो बिना डिसिप्लिन स्टूडेंट ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? जूही, जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए। विलासिता का मतलब है ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। विलासिता का मतलब है सुख के साधनों में पड़े रहना। ऐसे स्टैंड अप। विलासिता तभी मुस्कुराते हुए मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, सैनिक अचानक एकाएक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जो जूही है और तात्या के साथ विवाह करने वाली, इसलिए उनका बचाव कर कि वो विलासिता में नहीं डूबे, सेनापति नहीं डूबे। जो दृढ़ में मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मैं जो सही बात है वह कह रही हूँ, जो ऐसा कहती है उनका बचाव करती है, तो पहले मुंदर कहती है कि आप उनका पक्ष लोगी ही। और अभी जो जूही है उनके साथ विवाह करने वाली, अभी उनकी प्रेमिका है, इसलिए उनका बचाव करती है। बाद में उनके साथ विवाह करने वाली, तो जूही ने उनको सही बताया और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। मुंदर ने कहा तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, राव साहब को, यानी कि सरदार तात्या। तो दोनों अलग अलग स्टोरी है, और रख दीजिए। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। उनके लिए देश प्रेम सबसे बढ़िया चीज, और हमारे लिए देश लास्ट में आता है। देश लास्ट में आता है। पहले मेरा अच्छा होगा, बाद में मेरा परिवार का, मेरी फैमिली का अच्छा हो, बाद में मेरे समाज यानी कि मेरी कास्ट का अच्छा हो। ये लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ उनसे मेरे देश को कोई नुकसान तो नहीं है ना, घाटा नहीं है ना, और जो आप कर रहे हैं देश को फायदा है, वही काम।
और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। क्यों? देश के लिए तो मैं सरदार यानी कि उनके जो अपने स्वामी मानती हूँ उनको भी ठुकरा सकती है और ठुकरा चुकी है। आज हमारे देश में ऐसे देशभक्तों की जरूरत है, लेकिन कोई भी देशभक्त में बहुत कम दिखाई देते हैं। जरूरत हमें ज्यादा है देशभक्तों की, लेकिन वो कहीं पर दिखाई देते हैं नहीं, बहुत कम है। 2-3% लोग वेतन टकास थे, 2-3% लोग ही हमारे लिए हमारे देश के देशभक्त बचे। मुंदर सब पका कर ले जुई तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने अपना समय मान लिया तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? जुई ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। यानी कि जुई है वो एक नृत्यांगना है, डांसर भी, लेकिन वो जो 2-3 लोग हैं उनके लिए नाचने वाले नहीं थे। यदि कोई देश हित में कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, तो उनमें वहां पर अपना डांस करेंगे। देश हित में वो नृत्य करने वाली है। लेकिन जब राव साहब ने बोल दिया, तात्या ने बोल दिया, तो वहां पर वो नृत्य करने को तैयार नहीं। तो उनको बुरी तरह धुतकार दिया था, यानी कि तिरस्कार कर दिया था, जाइए आप, मैं आपके कार्यक्रम में नृत्य करने के लिए आने वाली नहीं। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। तो ऐसा मुझे कहेंगे तो उनको मैं ठोकर मार दूंगी, नहीं चाहिए मुझे ये, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं रहने वाली थी। कहने का मतलब उनके लिए देश प्रेम जो है वो बढ़िया है। हमारा देश प्रेम तो इतना ही, 15 अगस्त और 26 जनवरी को सलामी दे देंगे, बाद में भूल जाएंगे दोनों दिन। लेकिन देश प्रेम तो सुबह उठने से रात तक जब आप सो जाते हैं तब तक हमारे भीतर देश प्रेम होना चाहिए। अभी हिंदुओं में जो भक्ति का जो घोड़ा पूरा आया वो अभी सावन महीनों में रहेगा और बाद में चला जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति तो हम सब हर रोज एवरीडे 365 दिन, कहने का मतलब हर रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे भीतर अच्छे विचार है, दूसरों का अच्छा करना, दूसरों का भला करना, ये मंदिर से कुछ कम नहीं है। लेकिन आजकल तो क्या लोग मंदिर जाते हैं लेकिन दूसरों का बुरा करते हैं। ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो यह है क्या कि कर बना कर भला होगा। बाद में हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। दीर्घ निश्वास निश्वास दिया। ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर उनकी मदों से दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहब चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। मैं बोलूँगा आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन आपको अभी आप नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आपकी मार्क्स से तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। जब आपको शर्म होगी, 2-3 मार्क्स, 5-7 मार्क्स होंगे। जब आप अपने मार्क्स से कोई देखने के लिए मांग रहे हैं तो आपको शर्म होगी, बाद में आप पढ़ने लगोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं मुंदर, नहीं, दुश्मन की ठोकर ये उनको नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कर रही हो? हाँ जूही,
दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। बस आज इतना रखिए, और होमवर्क में जो अगले चैप्टर बाकी है वो कंप्लीट कर देंगे फिर नोटबुक में। और आज ये स्टोरी है, एकांकी नाटक जो है आपको आगे पढ़कर आना, आगे